जवाब तो विठल की मर्जी पर मुनहसर था। वो सामने रखी हुई कुर्सी पर ढेर हो गया और उसने आंखें बंद कर लीं। उसी लम्हे घंटी बजी। जोरा के दरवाज़ा खोलने पर बैरा बाहर खड़ा दिखाई दिया। जोरा ने दबी आवाज़ में विठल से पूछा कि चाय के साथ कुछ और तो नहीं चाहिए। विठल ने हाथ उठा के मना कर दिया। बैरे के चले जाने पर जोरा और जुमरू ने मुझे इशारा करते हुए मुल्हिका कमरे में चले गए। मैं भी यही चाहता था। कमरे में मेरे दाखिल होते ही दोनों मुझसे लिपट गई। क्या बात है लाडले, उस्ताद तो बहुत भारी लगता है। हाँ, मैंने बिखरी हुई आवाज़ में कहा, कुछ ऐसा ही है। वो बेताबाना वजह पूछने लगे। मैंने क्या बताता, पहले ये बोल, काम निकला कि नहीं? क्या बताऊं, मैंने गहरी सांस भर के कहा। बताने को कुछ नहीं है क्या? समझो कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या मतलब? यही मतलब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्या हुआ लाडले? जुमरू नाराज़ी से बोला। मैंने उसे बताया कि नवाब ने कल सुबह 9 बजे फिर बुलाया है। फिर बुलाया है मतलब है कुछ बात? तो मैंने मुतसरन उसे नवाब के यहाँ होने वाली गुफ्तगू बता दी। वो भी सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, नवाब ने हामी तो भर ली है ना? हाँ, मैंने शकिस्ता आवाज़ में कहा। फिर क्या है? वो मुझे हौसले और अज़म का दर्स देने लगा और कहने लगा कि ऊपर वाले पर भरोसा करना चाहिए। खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ मेरी मंशा के मुताबिक होगा। एक न एक दिन खुदा ज़रूर सुन लेता है। वो मुझे समझा रहा था और खुद इसकी तलकीन और ताकीद एतमाद से आ रही थी। घंटी की आवाज़ पर हम तीनों पहले वाले कमरे में आ गए। बैरा चाय पेस्ट्री वगैरह लेकर आ गया था। जोरा ने सबके लिए चाय बनाई। विठल के इस्तफसार पर के वो दोनों कब होटल आए। जुमरू ने बताया कि 1 घंटे भर से ज़्यादा हो रहा है। नवाब सरवत यार के घर हमारे दाखिल होने के कोई आध पवन घंटे तक तो उन्हें हमारी ऐसी फिक्र ना थी। कुछ देर बाद उन्होंने एक मोटर नवाब के घर में जाती देखी। मोटर गए वक्त गुजर गया तो उन्होंने क्यास किया कि मोटर में आने वाला शख्स नवाब ही होगा, इसलिए हमें देर हो गई और कुछ और भी देर लग सकती है। उन्हें इत्मीनान था कि नवाब के घर से जल्द फारिग होने पर हमारे लिए इन्हें ढूंढ लेना कुछ मुश्किल न होगा। वो पूरी एहतियात से करीब करीब ही रहे, जैसा कि मेरा ख्याल था। वो हर वक्त नवाब की हवेली नज़र में नहीं रख सकते थे। फिर उन्होंने तय किया कि साथ साथ गलियों में घूमते रहने की बजाय अलग अलग हो जाए। इस तरह एक नवाब के मकान से दूर हो गया तो दूसरा करीब आ जाएगा। मजीद वक़्त गुजरने पर उन्हें तशवीश होने लगी। विठल ने किसी मुमकिना अंदेशे के सबब उन्हें नवाब के मकान के इर्द गिर्द मंडलाते रहने की हिदायत की थी और विठल ने जो आखिरी वक्त उन्हें दिया था वो अभी नहीं बीता था। फिर उन्हें इस गुमान ने आ घेरा कि कहीं किसी वक्त नवाब के मकान से निकलते हुए हम इनसे ओझल न हो गए हों। लेकिन अगर ऐसा ही हुआ है तो हमें इन दोनों की जस्तजू में गलियों का चक्कर लगाना चाहिए। फिर इनमें से एक गली के नुक्कड़ पर खड़ा हो गया, दूसरा नवाब के मकान के आसपास गश्त करता रहा। रात और स्याह हो रही थी। उनकी समझ में एक तदबीर आई कि क्यों ना इधर उधर भटकने की बजाय वो बराह रास्त नवाब सरवत यार के दरबान से रब्ता कायम करें। करीब जाके उन्हें मोहल्ले वकू का भी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। विठल की हिदायत के मुताबिक दरमियानी रात कोई 2 बजे तक नवाब के घर से हमारे बरामद न होने की शक्ल में इन्हें नवाब के मकान की 4 दीवारी फलांगनी ही थी। रिवाल्वर इनकी बगल से बंधे हुए थे, चाकू भी साथ थे। जुमरू ने दरबान के पास जाने का इरादा किया। उन्होंने देख लिया था कि दरबान हर कुछ देर के बाद दरवाजे से बाहर आता है। दूसरे मुलाजमीन भी गाहे गाहे सदर दरवाजे से कुछ फासले पर छोटे बगली दरवाजे से आते जाते हैं। इस वक्त दरबान अंदर ही था कि जुमरू ने सदर दरवाजे पर पहुंच के हल्की सी दस्तक दी। उसे दोबारा दस्तक की जहमत नहीं करनी पड़ी। दरबान फौरन बाहर आ गया और जुमरू को देख के हैरान हुआ। जुमरू ने किसी तामुल के बगैर आजिज़ाना लहजे में उससे कहा कि वो दिल्ली से आया है, नवाब के पास एक फरियाद लेके। वो सख्त मुश्किल में है। दादरसी की उम्मीद में उसने दिल्ली से यहाँ तक का तवील सफ़र किया है। बड़े नवाब साहब नवाब सरवत के वालिद के पास उसका बाप आया करता था और हमेशा बड़े नवाब साहब उसकी मदद किया करते थे। ज़ाहिर दरबान महज दरबान था। ये सुन के कि जुमरू की हैसियत एक साइल की है, उसने इससे सीधे मुँह बात नहीं की और कहा कि नवाब साहब से इस वक्त मिलना मुमकिन नहीं, किसी और वक्त आना। जुमरू की मुसलसल आहो बुका से वो किसी कदर पसीज गया और उसके एतवार में नरमी आ गई। उसने जुमरू को समझाया कि नवाब के यहाँ बाहर से कुछ मेहमान आए हुए हैं, वो लोग खाने से अभी फारिग हुए हैं। इस वक्त तो वैसे भी नवाब से मिलना मुहाल है। बेहतर है कि जुमरू कल सुबह आए। वो उसे नवाब से मिलवाने की कोशिश करेगा, बशर्ते कि नवाब का मिजाज बखैर हुआ। जुमरू ने अपनी तसल्ली के लिए बज़ाहिर मासूमियत से पूछा कि अंदर बैठे हुए मेहमान नवाब साहब के रिश्तेदार हैं क्या? दरबार ने रुखाई से कहा कि नहीं, बम्बई से आए हुए 2 मेहमान हैं, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं मालूम। जुमरू ने कहा कि वह नवाब के इंतज़ार में दरवाजे के पास बैठ जाता है। मेहमानों के चले जाने के बाद दरबान नवाब से इसकी मुलाकात की सबील निकाले। दरबार ने उसे झड़क दिया। जुमरू को अब वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं थी। वो गली के नुक्कड़ पर आ गया। इतनी देर में जोरा भी कूचा गर्दी करता हुआ इसके पास पहुँच गया। दोनों वहीं खड़े इंतज़ार करते रहे। कुछ और वक़्त बीत जाने पर जुमरू को फिर बेचैनी होने लगी। उसने दोबारा नवाब साहब के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। इस मरतबा दरबान को बाहर आने में वक़्त लग गया। अंदर इमारत की रोशनियाँ भी कम हो गई थीं।
दरबान ने जुमरू को दोबारा सामने देखे कबीदगी का इजहार किया। जुमरू ने इल्तिजा की, अगर मेहमान चले गए हों तो दरबान इसके हाल पर रहम करें, अंदर जाके नवाब को इसके बारे में कुछ बताए। जुमरू की इस हुज्जत पर दरबान चिरागपा हो गया, कहने लगा, ये कोई वक्त है दाद फरियाद का? क्या जुमरू का दिमाग ठिकाने नहीं है? फिर इसने बताया कि दोनों मेहमानों को उनकी क़याम का पहुंचाने के लिए नवाब घर से निकल चुका है। जुमरू से निजात हासिल करने के लिए दरबान को यही उज़र करना चाहिए था। अध खुले दरवाजे की आड़ से जुमरू ने खुद तस्दीक कर ली थी कि मोटर अब वहां नहीं है जहां पहले खड़ी थी। गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए जोरा और जुमरू ने कुछ देर पहले एक मोटर नवाब की गली से आती देखी थी। मोटर इधर आई, उधर जन से गुजर गई। अंदर बैठे हुए लोग उन्हें नजर न आ सके। अंधेरे में ये मुमकिन भी नहीं था। वह नवाब की मोटर पहचानते भी नहीं थे और नुक्कड़ से नवाब की हवेली का सदर दरवाजा भी दिखाई नहीं देता था। जुमरू और जोरा ने फैसला किया कि होटल चले जाएं। मेरा और विठल का दोबारा इस इलाके में आना मुश्किल होगा। अगर हम 1:30 बजे तक होटल न पहुंचे तो जुमरू और जोरा होटल से निकल खड़े होंगे। उन्हें वहां से नवाब के घर पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा और वो किसी लीतो लाल के बगैर हवेली की 4 दीवारी फांद जाएंगे। विठल ने इन्हें बताया कि इसने गली के नुक्कड़ पर इन दोनों को खड़े हुए देख लिया था और इशारा भी किया था। ताहम उसे शुबा था कि ये इशारा उन तक मुंतकिल हुआ या नहीं। गोया वो हमें होटल में न मिलते तो नवाब सरवत के मकान तक हमारा जाना लाजिम था। 2 बजने में भी आध घंटे से कम वक्त रह गया था। 4 कमान के पास घोड़ा गाड़ी दस्तयाब न होती और हम देर से होटल पहुंचते तो जुमरू और जोरा घड़ी देके होटल से निकल जाते और अगर हम 2 बजे से पहले नवाब के इलाके में इन तक ना पहुंच पाते तो वो हवेली की फसील फलांग चुके होते। फिर जाने क्या होता। वक्त की कुछ गुंजाइश थी, वरना विठल 4 कमान से सीधा नवाब की हवेली ही का रुख करता। इतनी रात को चाय का कोई मौका नहीं था। किसी को भी ख्वाहिश ना होगी, विठल को भी नहीं, मगर कभी कभी ये गैर इख्तियारी शगल भी कुछ देर के लिए सही आदमी का ध्यान बटा देते हैं। जुमरू विठल के पास रह गया। मैं और जोरा बराबर के कमरे में चले आए। जोरा मसहरी के सरहाने बैठ के मेरे सर में उंगलियां फेरने लगा। मुझे बड़ी वहशत हुई, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। मेरा सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। नवाब सरवत यार के यहाँ बैठे हुए सीने में ऐसी घुटन नहीं थी। मैं और जोरा बराबर के कमरे में चले आए। जोरा मसहरी के सरहाने बैठ के मेरे सर में उंगलियां फेरने लगा। मुझे बड़ी वहशत हुई, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। मेरा सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। नवाब सरवत यार के यहाँ बैठे हुए सीने में ऐसी घुटन नहीं थी। अब जैसे बहुत कुछ आंखों के आईने में उया हो रहा था और कुछ भी नुमाया नहीं था। एक गुमान के बाद दूसरा गुमान। जिमी आता था जाके विठल से पूछूं, अब ये खामोशी और गिराबारी क्यों है? कुछ तवक्को से सिवा है क्या? वही बात हुई ना। बम्बई में कुछ इन्हीं दूर दराज अंदेशों की वजह से मैं उसे रोक रहा था। वो तो उसी वक्त मेरा माथा ठुनका था जब शाम को कमरा बंद करके जुमरू ने अटैची से तमंचे निकाले थे। मुझे अकेले का इतना कुछ नहीं था। जो कुछ होता एक में ही हदफ बनता और मैं किसी न किसी तरह भुगत लेता। वो मुझे अकेले का कितना कुछ बिगाड़ सकते हैं मेरे लिए अब इसके छिन जाने से बड़ी और कौन सी ज़रब होगी। और मैं नवाब को इस कदर किलो काल का मौका ही कब देता। मैं भी तमंचे और चाकू के बगैर उसके पास ना जाता। कोई कितना ही नवाब होता तो आदमी ही का तुखम है। खुले चाकू और तमंचे की एक झलक सारा पत्थर चश्मोज़ोन में पिघला देती है। मुकाबिल को चाकू की धार और खालियां भरे तमंचे की तमीज़ का भी होश नहीं रहता। नवाब की जुबान की लकनत एक ही हथियार से ख़त्म हो जाती। जोरा उंगने लगा था। मैंने इसका हाथ सर से हटा के उसे आराम का मशवरा दिया। बिस्तर पर जाते ही जोरा के हल्के हल्के खराटे कमरे में भिनभिनाने लगे। मैंने भी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी बंद आंखों से ज़्यादा नज़र आने लगता है आड़ी तिरछी शक्लें। अपने यहाँ पर आदमी का इख्तियार सबसे कम होता है। आदमी के दरवाजे दरीचे अपने आप खुलते बंद होते हैं। कहते हैं आदमी का तहखाना 7 तहखानों से ज़्यादा गहरा होता है। सब कहने की बातें हैं। आदमी का तहखाना तो हर वक्त बाहर की गर्दो गुबार बिजलियों की जद पर रहता है। इसके लिए रोशनी अंधेरे का कोई वक्त नहीं, कोई ना कोई झुरी खुली रहती है। मेरा सर धमक रहा था। बिस्तर से उठ के मैंने एक नज़र बराबर के कमरे में झांक के देखा। वहाँ खामोशी थी। नीला कमकमा टिमटिमा रहा था। बज़ाहिर तो विठल सोया हुआ ही मालूम होता था। मैं कमरे की खिड़की पर चला आया और ज़रा सा पर्दा खिसकाया। बहर हर जानिब सकूतारी था। शहर की रोशनियों पर धुंध छाई हुई थी। रोशनियां भी जैसे सो चुकी हों। माँ ने ख्याल मेरे दिल में आया, क्यों ना मैं आहिस्ता से बाहर निकल जाऊं, सीधे नवाब के घर का रुख करूं। जिस तरह जुमरू और जोरा को दीवार फलांगने के लिए कहा गया था, इस तरह मैं भी ये काम कर सकता हूँ। एक बार किसी तौर अंदर दाखिल होकर नवाब की खलवतगाह तक पहुँचना मुश्किल न होगा। मैं इसके सर पर अचानक जा धमकूंगा तो उसे इधर उधर की बातों का मौका नहीं मिल सकेगा। फिर नवाब को सच उगलना होगा। मुमकिन है हमसे मिलने के बाद उसने इरादा बदला हो कि क्यों ना एक मर्तबा वो फिर मेरे बारे में मौलवी साहब का उंदिया जान ले। हवेली से हमारे रुखसत हो जाने के बाद ही वो मौलवी साहब से रब्ता कर सकता था। सुबह तक मोहलत लेने की वजह भी यही हो सकती है। रात को बहुत देर हो गई थी।
रात मुमकिन न हुआ तो अलील सुबह वो मौलवी साहब के सामने मेरा जिक्र छेड़ के देखेगा। वो इन्हें आमादा कर सकता है कि एक बार आमना सामना हो जाने में कोई हर्ज नहीं। मेरी सूरत मौलवी साहब को गवारा नहीं है तो रूबरू उससे बेजारी का बरमला इजहार क्यों ना कर दिया जाए, ये बाब ही तमाम हो। दरमियान में तो नवाब मौजूद है। मौलवी साहब को इत्मीनान रखना चाहिए कि वो एक साबित हैसियत शख्स की पनाह में है। उसकी मौजूदगी में वो किसी तरद्दुद के बगैर हौसले और बेबाकी से मेरा सामना करें और अपनी अजीज़ अज़जान कोरा के लिए जो बेहतर समझते हैं इस पर कायम रहें। कुछ ऐसी बात भी हो सकती है। फिर तो मेरे लिए नवाब के घर जल्द अज जल्द पहुंचना लाजिम है। हो सकता है वही बात हो, नवाब हमसे छुपा रहा हो, मौलवी साहब वहीं मौजूद हों। इतने बड़े मकान के किसी भी गोशे में इन्हें ठहराया जा सकता है। इस तरह तो इनका क़याम हवेली के मुलाजिमीन के इल्म में भी होगा। मैं बराह रास्त मौलवी साहब तक भी पहुंच सकता हूँ। चाकू की एक लकीर से किसी भी मुलाजिम का सारा नमक बाहर आ जाता है। मेरा दिमाग घूम रहा था, सारा वजूद जैसे धड़क रहा हो। कोई बात नहीं कि सुबह मौलवी साहब से गुफ्तगू के बाद नवाब अपने रवैये और फैसले पर नजर षानी करे। सुबह वो यकसुर एक मुख्तलिफ शख्स भी हो सकता है, सब कुछ उसके इख्तियार में है। वो हमसे कोई उज़र कोई बहाना भी कर सकता है। सुबह अभी दूर है, सुबह तक जाने क्या हो जाए। मैंने घड़ी देखी, 3 बज रहे थे। ऐसे वक्त में सवारी मिल जाना आसान नहीं, लेकिन कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। मुझे मालूम था होटल में काउंटर वाले भी अपने हम मुकीम लोगों के लिए सवारी का बंदोबस्त कर देते हैं। बाहर जाके बहरहाल कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। मैंने जेब टटोली। जुलीन ने बम्बई से रवानगी के वक्त मेरी जेब में कुछ रुपए डाले थे। वो मैंने निकाल के देखे, गिनने का वक्त नहीं था। खासी बड़ी रकम मालूम होती थी। जूते पहन के पंजों के बल मैंने दरवाज़ा बुर किया, मगर मुझे वापस होना पड़ा। तमंचा तो तकिए के नीचे रखा था। उसे पहले की तरह बाएं जान बगल के नीचे पट्टियों से कस के मैं कमरे से निकल आया। चंद लम्हे दरवाजे पर ठहर के मैंने विठल और जुमरू की मुसहरी का जायजा लिया। जुमरू करवट बदले सो रहा था। विठल सीधा लेटा हुआ था, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वो गहरी नींद में है या गनुदगी में। उसकी तरफ से अच्छी तरह मुतमईन होने के बाद मुझे कमरे में चहलकदमी करनी चाहिए थी। मैंने दबे कदमों इस सिरे से उस सिरे तक का फासला तय किया। विठल के जिस्म में जुम्बश नहीं हुई। एहतियातन एक बार फिर मुझे ये अमल दोहराना था। उसके बाद दरवाजे की चटखन्नी खोल के और हैंडल घुमा के बाहर निकल जाना था। दूसरी मरतबा भी कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार का फासला तय करते हुए विठल की आंख नहीं खुल पाई। दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले मैंने चंद सानियों का वक्फा किया। फिर अभी मैंने दरवाजे की जानिब एक कदम भी नहीं बढ़ाया था कि विठल की आवाज़ पर मेरा दिल जैसे बंद हो गया। क्या हुआ रे? मेरे हवास मुंतशर हो गए थे। मैंने उखड़ी हुई सांसों से कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो बिस्तर से नहीं उठा। जमाही लेते हुए उसने कहा, सो जा रे, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने तल्खी से कहा, आ जाएगी रे, बोलते हैं सूली पर भी आ जाती है। वो ख्वाबदीदा लहजे में बोला, किसी दीवाने को आई होगी। दीवानों ही को नहीं आती बालम। सब कुछ उलट पलट हो गया था। इसका मिजाज कुछ ठीक नहीं मालूम होता था। मैंने सोचा इसे कुछ बताऊं। शायद उसने तवज्जो नहीं की कि नवाब कल सुबह हमें एक दूसरे आदमी के तौर पर भी मिल सकता है। मैं इसे कहते कहते रह गया। आज रात नहीं तो कल की रात भी आएगी। हवेली की फसील तो किसी रात भी पार की जा सकती है और किसी भी वक्त हम नवाब का रास्ता रोक सकते हैं। बेहतर है नवाब की हदायत के मुताबिक कल सुबह उसे देख लिया जाए। कहीं हम ही ने ज़्यादा न सुन लिया हो और समझ लिया हो, जैसा कि वो कह रहा था। मौलवी साहब को उसने अपनी ज़मीनों वाले मकान ही में ठहराया हो और उसकी तरफ से इकरा हो तामुल महज इस कशमकश के सबब हो कि मौलवी साहब को मुतला किए बगैर वो मुझे उनके सामने ले जा रहा है। मेरी आंखों की धुंध कुछ कम हुई। मैंने विठल से बहस नहीं की। वो तो बस खैर हो गई। मैं दरवाजे की जानिब नहीं बढ़ा था, वरना फिर मैं बाहर जाने का कोई भी उज़र करता। सर की गिरानी और सीने के हबस का उज़र, मगर विठल को बिल्कुल यकीन ना आता। वो तो बहुत बरगश्ता हो जाता और जुदाई खातिर भी। ये तीनों मेरी वजह से अपना सुख चैन बर्बाद किए हुए हैं। इन्हें भी तो इसी कदर बेकली है। मेरी तरह विठल को भी नींद नहीं आ रही है। मैं अपने कमरे में चला आया और जूते उतार के तमंचा तकिए के नीचे रख के बिस्तर पर पड़ा रहा। वक्त कुछ और गुजर गया। 3:30 बजे, फिर 4 बज गए। जाने ये घड़ियां किसने वज़ा की हैं। इनकी यकसर रफ्तार एक शराब है। ये कभी तो बहुत तेज़ चलती हैं, कभी सुस्त। सुबह शाम और हिंदसा अदद की निस्बत से नहीं, वक्त तो कैफियत से इबारत होना चाहिए, किस पर कैसा गुजरता है। कुछ देर में अजानें गूंजने लगीं। ज़रा आँख बंद करता तो जिस्म टूटने और चटकने लगता। आदमी के लिए ये और अजाब है कि दूसरे भी इसके लिए जहन्नुम से दो चार हों। उधर विठल करवटें बदल रहा था। मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि आम हालत में वो ऐसा ढेर नहीं होता। उसकी ये शब्बेदारी और बेसुकूनी किसी बड़ी बदगुमानी के सबब ही हो सकती थी। मुझे तो शुबा हो रहा था उसे नवाब के मरसला ख़त का यकीन ही नहीं है। वो मेरे साथ आने को तो आ गया है कि नवाब के हक़ के मतन और मंदरजात का वही मफहूम था जो कोई भी हज़ करता, लेकिन कहीं और से नहीं। ये ख़त हैदराबाद से आया था, जहाँ चंद महीने पहले हमने बहुत अंधे दिन गुजारे थे। अभी वो तमाम नगफ्तनी हालात आंखों में खुबे हुए थे। कोई भी उसे इतनी आसानी से फरामोश नहीं कर सकता था, खास कर वो रात जब नवाबों के परवरदा मुसल्ला वैश्यों ने बजान कीनो खरीद हवेली में नकबजनी की थी
उन्होंने किसी रिश्ते नाते का लिहाज नहीं किया था। मेरे सामने, सबके सामने अब्बाजान से संगदिली की थी। उन्होंने सभी को बेदस्तों पा कर दिया था। वो तो कांते अपनी जान के नजराने न गुजारता तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इस रात के बाद सुबह किस किस को नसीब होती। हैदराबाद जाने के इरादे से मेरे हवास भी एक बार मुतलातिम हुए थे। मैंने भी नवाब सरवत का ख़त गुज़िश्ता सफ़र की बाज़गश्त में पढ़ा था, मगर ख़त में कोई पहेली और कोहना मुकरनी नहीं थी, और तमाम एहसास गिरां और इम्कान ज़ियां के बावजूद मुझे तो ख़त के जवाब में नवाब की बारगाह में हाजिर होना ही चाहिए था। इसलिए मैंने चुप छुपा के बम्बई से निकलने का इरादा किया था। चुलीन के पुराने पते पर नवाब का ख़त आया था, उससे तो कुछ छुपाना मुमकिन नहीं था, और उसका कोई कसूर नहीं था कि उसने विठल पर सब कुछ क्यों अफशा कर दिया। उसे यही करना चाहिए था। नवादर और जवाहिर के दीवाने, नवाब हशमत और इसके हमसर नवाबों से नवाब सरवत यार की राह रस्म का हमें इस वक्त तक कोई इल्म नहीं था, मगर हैदराबाद से हमारे जाने के बाद देर तक हमारे चर्चे रहे होंगे। नवाब जहाँ ताब के महल में मेरी और पीरू की असीरी और रिहाई, विठल का बाजार के अड्डे पर कब्जा और अड्डे के शोरा पस्त आका दादा की रसवाई, अब्बाजान की तरफ से नवाब हशमत जंग को एक बेबहा पत्थर के तोहफे की दादो हशोर, चुटकी बजाते हुए एक आलीशान हवेली का सौदा सुनाने के लिए बेशुमार फसाने हम अपने पीछे छोड़ गए थे। अड्डे के सारे आदमियों ने नए मसनद नशीन विठल के तेवर देखे थे। उनके लिए वो सब कुछ अफसानवी था। अड्डे के आदमी उमरा और रौसा से नमक का कोई सिलसिला रखते हैं। दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। अड्डे के आदमियों ने बैरून दक्कन से आने वाले हम अजनबियों के लिए क्या क्या सरगोशियाँ और हाशा आराइयाँ न की होंगी। वहाँ नवाब जहाँ ताब के हामी मुलाजिमों की एक फ़ौज तैनात थी। वो छोटे नवाब आलम ताब की जांबलबी खानम की आमद और हमारी मेहमानदारी के इसरार और रमूज सारे इबरत अंगेज़ मनाजिर के चशमदीद शाहिद थे। नवाब जहाँ ताब की दरूने खाना दास्तानें सीना ब सीना कहाँ से कहाँ तक मुंतकिल हुई होंगी। फिर वो हथियारबंद सरकश जो अब्बाजान की हवेली में हीरों के सुराग में भेजे गए थे, वो ताला आजमा जिन्होंने बम्बई तक हमारा ताक़ुब कराना चाहा था, वो एक तो होते तो जान के ज़रर में सीनों पर बोझ लिए फिरते। इनकी तादाद तो उंगलियों से तजावुज़ कर गई थी। अजब नहीं कि उड़ते उड़ते नवाब सरवत तक हमारी रुदात पहुंच गई हो। उन्हीं दिनों इसके यहाँ मैं और पीरू बम्बई से दो अजनबी आए थे, पहली बार दूसरी बार। दोनों मरतबा कमोबेश इतना ही वक्फा था जितना हमारा अहवाल बयान करने वालों ने उसे बताया होगा। आदमी का जहन बेहदो बेकिनार है। नवाब सरवत वैसे भी नुक्ता अफरीनी का हामिल और मुहिम जुई का शायक है। बस उसे ताना माना मिलाने में देर नहीं होनी चाहिए। अपनी तशफ़ी के लिए उसने दास्तान सराओं से हमारी शक्ल शुबाहत और वज़ाक़ता की भी तस्दीक की होगी। फिर एक नस्बतन फ़रूतर नवाब के लिए लाजिम था कि अज़्र ताज़ीम रियासत के मकरो मुअज़्ज़म नवाब हशमत या जैसे किसी दूसरे जी हशम नवाब की खिदमत में जाके अर्ज़ करे कि वो मतलूब लोगों के सिलसिले में किस कदर मुआविन साबित हो सकता है। सुबह नमदार होने लगी थी। बराबर के कमरे से जुमरू ने दरवाजे पर आके झांक के देखा। मैंने उसे कोई बात नहीं की। वो शायद ये समझ के वापस चला गया कि मैं नींद में डूबा हुआ हूँ। कुछ देर बाद विठल के उठ जाने की आवाज़ आई। 6 बजे के करीब खूब रोशनी हो चुकी थी। मैं बिस्तर ही पर पड़ा रहा। वक्त तो जैसे कोई बदला ले रहा था। वक्त सबसे बड़ा अजियत पसंद है। खुशी का मौका हो तो आनन फानन गुजर जाता है। आदमी किसी अजाब से दो चार हो तो चींटी की तरह रेंगने लगता है। हमें 8 बजे होटल से निकल जाना चाहिए था। पहले ड्राइवर को बताई हुई जगह पर पहुंचना था। पूरे 3 घंटे की बात है, फिर सब कुछ आईना हो जाएगा। अगर नवाब सरवत की नीयत में वही अल्लाइश है जो विठल को भी ख्वाब किए दे रही है, ठीक है, हमें तो फिर अपनी खुशगमानी की एक रात उसे देनी चाहिए। बहरहाल वक्त पर उसके पास पहुंच जाना चाहिए। वहाँ कोई मक्तल ही हमारे लिए क्यों ना सजा हो। गुज़िश्ता रात हमें अपने घर में देखने के बाद नवाब सरवत ने तहम्मुल किया होगा, वरना क्या मुश्किल था कि किसी बहाने अंदर जाके वो अपने हमशुआर मुरब्बियों को हमारी आमद की नवीद सुनाने के लिए हरकारे दौड़ा देता। विठल ने उसे कहा भी था कि पहले वो अंदर जाके लिबास तब्दील कर ले। वो नहीं माना। नवाब को उजलत की ज़रूरत भी नहीं थी। किसी और की तहवील में हमें देने से पहले उसे खुद भी मुतमईन होना चाहिए था। उसे गुमान था कि शायद हम इसकी ख्वाहिश की तकमील में इसके घर ठहरा जाएं। हमारे इनकार से वो अफसुर्दा हुआ था, लेकिन ये अमर भी तकवीत का बायस था कि सुबह तो फिर हमें उसके पास आ जाना है। 9 बजे के बाद हमें अपनी मोटर में बिठा के जाने कहाँ ले जाए, किसी जिंदा या कुबत खाने की तरफ। नवाब ने हर पहलू से तसल्ली कर ली थी कि हम दोनों के सिवा कोई हमारे साथ नहीं है। जोरा जुमरू को विठल अब भी शायद साथ न ले जाए। फिर नवाब का घर तो उन्हें मालूम ही है, बशर्ते इससे पहले किसी की नज़र में ना आ जाए। वही हुआ। ठीक 6:30 बजे जुमरू ने मुझे और जोरा को उठा दिया। जोरा ने जुमरू की हिदायत पर जल्दी से मुँह हाथ धोए और कपड़े बदले। नाश्ता किए बगैर वो कमरे से निकल गया। तमंचे साथ रखना वो नहीं भूले थे। विठल कमरे में अकेला रह गया तो मैंने इससे इनके बारे में पूछा। उनको पहले जाना था, वो तरशी से बोला। मगर कहाँ गए वो? पीछे ही रहेंगे रे, जाना किधर है? वो सरसरी अंदाज में बोला। उसके जवाब से मेरी सैरी नहीं हुई थी, लेकिन मैं चुप रहा। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं था कि मैं ठीक तरह देख और सुन भी रहा हूँ। मेरे तो हाथ पैर ही टूटे जा रहे थे। मुझे खामोश बैठा देखकर विठल ने चाय के लिए बटन दबाने और तैयार हो जाने का हुक्म दिया।
मैंने जिस्म तर करने की हद तक गुस्ल किया। नए कपड़े पहन के मैं गुस्लखाने से बाहर आया तो बेरा चाय लेकर आ गया था। चाय के साथ ऑमलेट, मक्खन, टोस्ट, शहद और फल वगैरह भी थे। विठल ने यकीनन मेरी वजह से बाकायदा नाश्ता किया। मुझे भी इसका साथ देने के लिए कुछ न कुछ हलक से उतारना पड़ा। विठल के कहने पर मैंने तमंचे की पेटी बगल की तरफ बांध दी थी। बास्केट के सारे बटन बंद करके हम कमरे से निकल गए। हैदराबाद में बटन बंद रखना शाइस्तगी की इलामत समझा जाता है। अमूमन लोग शेरवानी और तुर्की टोपी पहनते हैं। मेरे पास तुर्की टोपी तो नहीं थी। जुलीन ने नए घर में आकर जो शेरवानी सिलवाई थी वो सामान में रखी। उसे पहनते हुए मुझे अजीब सा लगा। हालांकि शेरवानी के बगैर हैदराबाद में आदमी ही अजीब सा लगता है, अधूरा अधूरा सा। कमरे की चाबी काउंटर पर छोड़कर हम होटल से बाहर आ गए। अभी 8 नहीं बजे थे। सड़कें सूनी सूनी और तमाम दुकानें बंद थीं। चंद कदम बाद हमें घोड़ा गाड़ी मिल गई और विठल ने कोचवान को 4 कमान के बजाय मदीना होटल चलने की ताकीद की। मूसा नदी पार करते ही हम मदीना होटल आ गए। विठल वहीं उतर गया। उसने पान की दुकान से माचिस और बीड़ियाँ खरीदी। कुछ दूर तक हम पैदल चलते रहे। फिर जैसे ही 4 कमान बाजार शुरू हुआ हम महराबों वाली राहदरी में आ गए। धूप तेजी से जमीन पर उतर रही थी। कहीं कहीं दुकानें भी खुलने लगी थी। चाय खाने तो पहले से खुले हुए थे और रेडियो पर गाने बज रहे थे। मुझे हैरत हुई, ड्राइवर मोटर के साथ उस जगह मुस्तैद खड़ा था जहाँ गुज़िश्ता रात हम उससे रुखसत हुए थे। हमें देख के उसे कुछ करार आया। उसने झुके विठल को सलाम किया और बताया कि 15 मिनट से वो वहाँ मौजूद है। अच्छा हुआ कि वो वक्त से पहले आ गया, वरना हमें इसके इंतज़ार में इधर उधर घूम के या मुकर्रर जगह खड़े रहकर वक्त काटना पड़ता। अड्डे के आदमियों की निगाहों से बचने के लिए महफूज तरीका यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटर या किसी दूसरी सवारी में सफ़र करें। और अंधेरा फैलने के बाद अड्डे के आदमियों का वैसे तो कोई वक्त नहीं, लेकिन दिन और रात में कुछ न कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है। रात गए सही, रात को इन्हें थोड़ी बहुत नींद की ज़रूरत भी होती है। अब दिन निकल चुका था। उन्होंने अपने अपने इलाकों में फैलना शुरू कर दिया होगा। ड्राइवर ने जल्दी की। मिनटों में आबद शाप और नामपली की तरफ से गुजरते हुए हम नवाब सरवत के इलाके में पहुंच गए। नवाब का घर करीब आने पर विठल ने मेरा हाथ दबाया तो मेरा दिल और टूटने लगा। दरबान बाहर ही खड़ा था, जैसे हमारी आमद का मंतज़र हो। उसने बाउजरत दरवाज़ा खोल दिया। जिस नशिस्तगाह में रात हम बैठे थे उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था और दरमियान की गोल मेज़ पर खुश्क मेवों और खजूरों की तश्तरियाँ रखी थीं। कमरे में अगरबत्ती की गुलाबी खुशबू रची हुई थी। खिड़कियों के पर्दे हटे थे और कमरा खूब रोशन था। विठल ने तश्तरी से नमकीन बादाम के चंद दाने उठा के टूंगे। इस्लामी मुलाजिमा ने अंदर आके किसी कदर घबराए उससे हमें तेवर से आदाब किया और चाय का तश्त मेज़ पर रख दिया। फिर एक मुलाजिम आया। उसने नवाब की तरफ से माजरत की और बताया कि कुछ देर में नवाब आया ही चाहता है। मुनासिब होगा इस दौरान में हम चाय से शगल करें। हमने चाय को हाथ नहीं लगाया। मैं विठल के बराबर बैठ गया और मेरी हैसियत इस मुजरिम से क्या मुख्तलिफ होगी जो अदालत में फ़ैसला सुनने का मुंतज़र हो, सज़ाए मौत का या सुर्ख रुई का। नवाब के आने से पहले मुलाजिमा ने दोबारा आके हाथस्तान रख दिया और सिगरेट केस भी। विठल ने उसे उठा के उलट पलट के देखा। हाथी दांत के काम का नहायत नफीस और नाजुक केस था। विठल ने सिगरेट सूंघ के देखे और राख दान में बीड़ी बुझा के सिगरेट जला लिया। यही बेहतर था कि किसी न किसी तरह खुद को मसरूफ़ रखा जाए। मेरी नज़रें तो दरवाजे पर लगी हुई थीं। किसी भी लम्हे नवाब अंदर से बरामद हो सकता था। उसकी ज़ुबानी कुछ सुनने से पहले चेहरे से भी कुछ अंदाज़ा किया जा सकता था। कोई आदमी अपने अंदर का अहवाल छुपाने में हम वक्त इतना मुशाक तो नहीं हो सकता। अंदर की कच्ची कभी न कभी चेहरे पर ज़रूर नज़र आती है। दीवार पर जमी हुई घड़ी टिक टिक कर रही थी। रात की निस्बत विठल अब कुछ हल्का लग रहा था, उस शख्स के मानित एक अरसा हयात के बाद जिसकी आंखें किसी भी नैरनगी के लिए आमादा हो जाती हैं। मैंने अपने आप को यकजा करने की कोशिश की। अपना सबसे बड़ा नासिह, मुअल्लम और दोस्त आदमी खुद होता है, लेकिन हर आदमी में एक ही दिल, एक ही सीना होता है। इसकी मिसाल भी चादर की तरह है। कोई चादर बस एक हद तक भरा हुआ ढांप सकती है। हमें आए हुए 20 मिनट हो गए थे। मुआन दरवाजे की चिलमन मुतलातिम हुई। इस बार नवाब ही था, चिकन के सफ़ेद कुर्ते और पाजामे में मलबूस। बिल्कुल नवाबों की तरह उसके चेहरे पर इस्तराब आमेज़ शगुफ्तगी छाई हुई थी। हम दोनों खड़े हो गए। नवाब उमड़ता हुआ हमारी तरफ बढ़ा। पहले इसने विठल से मुसाफिया किया। अदाब व तस्लीमात के बाद ताकीर से आने की मुआफ़ी चाही। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और उसने गर्म जोशी से मेरे हाथ अपने हाथों में दबा लिए और पूछा, रात कैसी गुजरी जनाब? मैंने पलके पटपटा के कहा, जी ठीक, बिल्कुल ठीक। देर तक हमें ख्याल रहा कि हमसे कोताही हो गई। हमें आपको रोक ही लेना चाहिए था। यकीनन आपको जहमत हुई होगी। काहे की साहब? विठल ने सादगी से पूछा। यही आने जाने की? कैसी साहब, हम आपको बोले थे हम नवाब लोग नहीं हैं। ओह हाँ हाँ, नवाब खिलखिला पड़ा और तीखे लहजे में बोला, हमसे भूल हुई। वाकई आपने फरमाया था कि आप नवाब नहीं हैं। इसने तालिब जाके मुलाजिमा को तलब किया और ताज़ा चाय लाने का हुक्म दिया। मुलाजिमा पहले वाला तश्त उठा के ले गई तो नवाब ने हमसे नाश्ते के लिए पूछा। विठल के कहने पर कि हम निपट के आए हैं, नवाब ने इसरार भी नहीं किया। वो कुछ मुस्तरब सा लग रहा था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो झिझकते हुए बोला, रात तो अच्छी खुनकी रही। हाँ साहब, थोड़ी सर्दीली रात थी। यहाँ मौसम अमूमन शिद्दतगीर नहीं होता।
विठल सर हिलाने लगा और बोला, बोलते हैं मौसम का कुछ असर आदमी पर भी ज़रूर पड़ता है। ज़रूरी नहीं, नवाब ने मुस्कुरा के कहा। आदमी तो यूरोप जैसे सरतरीन इलाके के भी कुछ कम गर्म मिजाज नहीं होते। गोरों को देखिए, ये इनकी गर्मी ही है कि आधी दुनिया के फाते हैं। सर्दी भी हो सकती है। विठल खुद कलामी के से अंदाज में बोला, किधर सुना था? ज़्यादा ठंडक आदमी को पत्थर कर देती है। क्या खूब! विठल की बरजस्तगी पर नवाब मचल गया। फिर वही बातें। मेरा दम घुट रहा था। विठल ही को चुप रहना चाहिए था, जवाब देने बात बढ़ती रहती है। इस तरह तो नवाब की हौसला अफजाई हो रही थी। अभी चाय भी आई थी और नवाब को शेरवानी पहनने अंदर भी जाना था। मैंने विठल को नहीं टोका। नवाब की मौजूदगी ही में ये मुमकिन भी ना था। विठल को खुद ही एहसास हुआ। उसने नरम लहजे में नवाब से कहा, अगर चाय फिर पे रखी जाए तो? कोई जायका नहीं, नवाब ने तजबज़ब से कहा, जैसे आपकी ख्वाहिश हो। सच पूछिए तो एक बहाना है खुशवक्ती का। अभी वो ये कह रहा था कि मुलाजिमा चाय का नया तश्त लेकर दाखिल हुई। नवाब हंसने लगा। उसने हाथ उठा के मुलाजिमा को चाय वापस ले जाने का इशारा किया। अब आ गई है तो ज़रूर पियेंगे। मुलाजिमा वापस जाने लगी थी। विठल ने उसे रोक लिया। वह घबरा गई। तश्त में रखी हुई प्यालियाँ खड़खड़ा गईं। उसने नवाब की तरफ देखा और जल्दी से चाय मेज़ पर रख दी और रेशमी कपड़ा तश्त से हटा दिया। वह शायद चाय बनाने के इंतज़ार में सुकड़ी सिमटी खड़ी थी कि नवाब ने उसे अंदर जाने की हिदायत की और खुद प्यालियों में चाय लौटने लगा। विठल ने नवाब को हमारे पास आकर चाय पेश करने की जहमत नहीं दी। उसने उठकर अपनी और मेरी प्यालियाँ मेज़ से उठा ली। वो चाय पीने लगे। ये बेवक्त कैसी खुशबख्ती हो रही थी। मैंने भी चंद घूंट लिए। जहर कई किस्म के होते हैं। एक मौत तक ले जाता है, दूसरा मौत का अजाब देता है, दूसरा पहले से ज़्यादा अजियतनाक है। एक बार आदमी ख़त्म हो जाए तो सारे अताबो अजाबों से निजात मिल जाए। चाय पीते हुए नवाब खोसा गया। विठल ने ज़ेरे लबी से कहा, क्या इरादा है नवाब साहब? नवाब संभल गया और सांस भर के बोला, जी हाँ, इरादा मुस्तहकम है। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसने इजाफा किया, और नेक भी। अच्छा है फिर। मेरी तरह नवाब ने दोबारा गौर किया होगा। मगर विठल के लहजे में कोई गिरा नहीं पड़ी थी। उसे कहना चाहिए था, फिर देर क्या है। मगर इसने कुछ नहीं कहा और चाय ख़त्म करके हास्तान से पान खाया। नवाब ने भी अपनी प्याली मेज़ पर रख दी। विठल ने हास्तान इसके सामने बढ़ा दिया। नवाब ने इसका शुक्रिया अदा करके एक इलायची पर इक्तफा किया। एक गुजारिश है। नवाब पहलू बदल के चुरमुराती आवाज़ में बोला, शाम को अगर हम अपनी मंजिल के लिए रवाना हों। मेरी आंखों में अंधेरा उतर आया। विठल भी नवाब को देखा किया। अब क्या अर्ज़ करें। नवाब की पेशानी पर शिकनें पड़ गईं और चेहरे पर गुबार सा छा गया। क्या बात है नवाब साहब? सूरत ये है, नवाब अफसरदगी से बोला, हमारे एक अजीज़ के यहाँ कोई सानिहा हो गया है। सुबह सवेरे ही हमें इतला मिली है। क्या हुआ साहब? विठल ने तशवीश से पूछा। बस ऐसा ही है। नवाब ने बेजारी का इजहार किया। जाके ही असल सूरत हाल का इल्म होगा। विठल सीधा होकर बैठ गया। ताम उसने थमी हुई आवाज़ में कहा, आप कल चलो साहब। नहीं नहीं, उम्मीद है दोपहर तक हमें फुर्सत हो जाएगी। सोचते हैं हमें वहाँ जाके अयादत करनी चाहिए। आप अच्छा जानते हो, अपनी फिक्र मत करो साहब, हम तो इधर ही आ गए हैं। ऐसा था तो आप ड्राइवर को बोल देते। हमने सोचा था, मगर सच पूछिए तो मुनासिब नहीं मालूम हुआ। हम खुद भी कोई फैसला नहीं कर पाए थे। इधर आपको भी उलझन होती। सोचा जितनी देर में हम वापस आए आप यहीं आराम फरमाएं। मुमकिन है हमें कुछ वक्त लगे, जैसा आप मुनासिब समझो। हम कुछ देर को बाजार घूम के भी वापस आ सकते हैं। आपसे पहले लौट आएंगे। कुछ खरीदारी वगैरह करनी है? हाँ साहब, थोड़ी दक्कन की सौगात भी देखें। बाद में क्यों ना रखिए, हम भी साथ चलेंगे। आप किधर ही साहब। विठल ने अपने तौर से पहलू तही की पूरी कोशिश की। क्यों नहीं, हमें अपनी ज़ुबान से नहीं कहना चाहिए, लेकिन यूँ समझिए, लोग कहते हैं हमें अच्छी परख है, असली नकली की, आदमी की या चीज़ों की। नवाब का सारा जिस्म लहरा गया। तनी हुई आवाज़ में बोला, आदमी के बारे में हम कुछ नहीं कहते, हमारी मुराद चीज़ों से है। नवाब होना साहब, नवाब को क्या आदमी की पहचान नहीं होती? होनी चाहिए, विठल ने तहम्मुल से कहा। चीज़ों से वक़्त मिलता तो ज़रूर होती। नवाब विठल की सूरत देखने लगा, फिर सर हिलाते हुए बोला, आपने दुरुस्त कहा, उन्हें फुर्सत ही नहीं होती। हम तो अपनी बात कर रहे थे। फुर्सत तो बेशक हमें भी नहीं है, लेकिन बक़द्रे इस्तात एक जस्तजू सरिश्त में ज़रूर है, और हमारा ख्याल है इसके लिए नवाब होना शर्त नहीं है। बैरूनी दरवाजे पर आहिस्ता से खटका हुआ। जब तक नवाब ने हुक्म न दिया आने वाला सामने नहीं आया। वो दरबान था। उसने हरचरण नामी किसी शख्स के बारे में बताया कि वह नवाब से मुलाकात का आरजुमंद है। नवाब को नगवारी सी हुई। किसी कदर तरद्दुद के बाद उसने दरबान से कहा कि सरदस्त किसी से मिलना मुमकिन नहीं। बेहतर होगा हरचरण जी कल या परसों इसी वक्त आए। दरबान 3-4 कदम गया होगा कि नवाब ने उसे आवाज़ दी और विठल से मुखातिब होकर बोला, जेवरात के सिलसिले में हम ही ने हरचरण जी को बुलवाया था। रियासत का मशहूर जौहरी है। आपको हीरे जवाहरात का कुछ ज़ौक़ है? विठल का माथा ठुनका होगा। ताहम उसे जवाब में जो कहना चाहिए था उसने वही कहा कि उसे ऐसी चीज़ों का कोई तजर्बा और तमीज़ नहीं है। हमें शुबा है ये महज कसरे नफसी है। नवाब ने लहक के कहा। आप क्या बोले हैं आपको? नवाब की विठल की आवाज़ बल खा गई थी। उसने नवाब को याद दिलाया कि उसे कहीं जाना भी है। कुछ वक्त है अभी हमारे पास। नवाब ने रवानी से कहा, अम्मी किबला भी तो साथ जा रही हैं।
इतनी देर में हम हरचरण जी को फारिग कर सकते हैं। नामी ग्रामी सराफ हैं, जड़ाऊ जेवरात में दूर दूर तक सानी ने। हीरों से हमें भी अच्छा शगफ है। आपको कौन सा पत्थर पसंद है? वो सारे जो सर से दूर रहें, विठल सर्द लहजे में बोला। विठल ने नवाब को फिर ज़ाफ़रान जार कर दिया, मगर खुद विठल अजराए वज़ा भी इसका साथ न दे सका।